ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक पॉइंट के सारे दो अनइक्वल मास का पॉजिटिव चार्ज को, दोनों पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दोनों को मैंने लटका दिया ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग अनइक्वल लेंथ। उन दोनों का लेंथ को मैंने इस तरीके से चुना जिससे कि अल्टीमेटली स्विंग होने के बाद दोनों के दोनों जो है वो हमारा सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे आया एट इक्विलिब्रियम। हमें जो दिया हुआ है वो केवल और केवल मास का वैल्यू दिया हुआ है m1 और m2 का, 2m और m। q1 और q2 के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेंथ्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो सवाल ये है दोनों मासेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है वो हमें निकालनी है। तो दोस्तों किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स लगेगा, एक इस तरफ लगेगा Fe, एक इस तरफ लगेगा M1G, एक इस तरफ लगेगा टेंशन T1 और दूसरा एक यहां पर लगेगा T2, यहां पर लगेगा Fe और दूसरा यहां पर जो लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू M2G। सो दिस आर द फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हमने यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं। ये दोनों लेंथ्स इक्वल नहीं है तो ये दोनों एंगल सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, ठीक है, और ना कि यहां पर हमारा एग्जैक्टली 22.5 बनेगा, इसके बारे में भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, इनफैक्ट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है जो हमारा हल्का वाला है उसका स्विंग ज्यादा होगा, इसका स्विंग डेफिनेटली कम होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर जो हम जानते हैं ये वाला एंगल को अगर मैं अल्फा बोलता हूं और ये वाला एंगल को अगर मैं बीटा बोलता हूं तो इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये हम जानते हैं, राइट। सो T2 को अगर हम कंपोनेंट पे रिजॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, T2 cos alpha is equals to M2G, that is mg, and T2 sin alpha that will be equals to Fe। इसके बारे में मैं पहला चीज कह सकता हूं और दूसरा मैं एक चीज और कह सकता हूं जो T1 cos beta will be equals to 2mg and T1 sin beta is equals to Fe, right। मैं ये जो चीज है वो डेफिनेटली कह सकता हूं, इसके अलावा और कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है। एलिमिनेटिंग कंडीशन मेरे पास एक ही है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहां से अगर हम देखें तो tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी Fe बाई mg और tan बीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी Fe अपॉन 2mg। ये दोनों हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा, नाउ अल्फा प्लस बीटा अगर मेरे पास 45 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक चीज लिख सकता हूं, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 1। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। एंड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा will be equals to 1 minus tan alpha into tan beta. And now if I substitute the values, so tan alpha का वैल्यू कितना आ जाएगा, Fe by mg, और tan beta का वैल्यू आ जाएगा Fe by 2mg, 1 minus Fe square upon 2m square g square।
तो मेरे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3Fe by 2mg is equals to 1 minus Fe square by 2m square g square। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2m स्क्वायर जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो Fe स्क्वायर प्लस 6mg इंटू Fe माइनस 2m स्क्वायर जी स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इन Fe, तो वी कैन सिंपली से Fe इक्वल्स टू, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है, तो हमें प्लस ही लेना है, 36 m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 8 m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2। मेरे ख्याल से उम्मीद है जो कैलकुलेशन मैंने सही किया हूं, एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। यहां पर Fe साइन बीटा सही है, ठीक है, अल्फा बीटा तो सही लिया हूं मैंने, राइट। तो इसको जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये भी सही है, सॉरी यहां पर 3 आएगा, सॉरी यहां पर 3 आएगा, सो दिस विल बी 3 और यहां पर आ जाएगा 9, तो यहां पर हो जाएगा 17 और mg बाहर आ जाएगा, तो यहां से सिंपली जो Fe का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी √17 माइनस 3 बाई 2 इंटू mg। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर जो है मेन बात ये थी, जो हमारे पास केवल एक ही इंफॉर्मेशन था, जो दोनों एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये बात रियलाइज करना हमारे लिए जरूरी था, जो भले ही वो चीज हॉराइजेंटल है, यहां पर एंगल्स डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो हमारे अनइक्वल लेंथ का है। बाकी ये वाला क्वेश्चन इज मोर ऑफ मैथमेटिक्स रादर देन फिजिक्स, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के थ्रू यहां पर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेट्स सी अगला क्वेश्चन में क्या है। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन में वैसा क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी हैं। तो क्या बोला है, मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q जो कि हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। नाउ T इक्वल्स टू 0 पर एक चार्ज Q को, जिसका मास है m, इसको मैंने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया विथ अ वेलोसिटी ऑफ v0। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है r। कैपिटल Q एंड स्मॉल q बोथ आर पॉजिटिव इनिशियली, r इज अ वेरी हाई, वो बहुत ज्यादा हाई था, यानी इसको हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं। दोनों के बीच में जो कूलम्बिक रिपल्शन था उसको हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस as a function of a time t. Find distance between the two charges as a function of time t. Also find minimum separation. ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? At general time t क्या पोजीशन मानेंगे हम लोग? कोई भी जनरल टाइम पे मान लो ये वाला जो है ये कुछ आगे आ चुका है, उस टाइम पे दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज इक्वल्स टू x, और q का जो वेलोसिटी है
that velocity is equals to v. ठीक है, तो that is the initial that's the position at a general time t. ऑब्वियसली बात है, ये वाला कैपिटल क्यू, ये वाला स्मॉल क्यू के ऊपर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा ये कितना होगा, 1/4πε0 q/x², ये हम लिख सकते हैं। एंड ध्यान देना, दिस इज नथिंग बट mass into acceleration. So A will be equals to capital Q small q 4πε0 m 1/x²। और ये A को हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं -v dv/dx, v dv/dx, क्योंकि जैसे जैसे हमारा x कम होते जा रहा है हमारा v भी जो है वो हमारा कम होते जा रहा है। तो ध्यान देना, यहां पर रिटार्डेशन है, उस बात पे -v dv/dx लिख मत देना। हमें तो ये देखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना पड़ेगा। x जैसे जैसे कम होगा हमारा v भी वैसे वैसे कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहां पर जो लिखेंगे दैट विल बी प्लस dv/dx, ना कि -v dv/dx। So v dv will be equals to capital Q small q 4πε0 m dx/x², ये हमारे पास आएगा। एंड नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। इनिशियली x was infinite, तब v था v0। when x is equals to x, v is equals to v। ठीक है, सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू v² माइनस v0² बाई 2 4πε0 m। इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x। इंफिनिटी पुट करूंगा वो तो 0 हो ही जाएगा, तो ये मेरे पास आने वाला है। तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी v² विल बी इक्वल्स टू v0² माइनस दिस x, ये हमारे पास आने वाला है। तो एट वेलोसिटी एट अ जनरल पोजीशन हम लोगों ने यहां से निकाल दिए हैं। तो v विल बी इक्वल्स टू v0² माइनस कैपिटल Q स्मॉल q 2πε0 इसका अंडर रूट। सो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। बाय द वे एक चीज जल्दी से निकाल दो, व्हेन x equals to r0, the minimum separation, v must be equals to 0। यहां पर अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2πε0 m r0 इज इक्वल्स टू v0²। तो हमारा मिनिमम सेपरेशन के लिए अगर मैं बात करूं, so r0 will be equals to capital Q small q 2πε0 m v0²। so that will give me the minimum separation। ये वाला पोजीशन में एक बार के लिए वेलोसिटी 0 होगा और फिर जो है ये वाला चार्ज हमारा पीछे की तरफ बाउंस बैक करेगा एंड इवेंचुअली वापस इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें जो और एक निकालना है वो है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, v जो है इसको मैं लिख सकता हूं -dx/dt।
टी जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स हमारा डेफिनेटली कम होगा, तो v जो लिखूंगा वो लिखूंगा माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो मेरे पास dx बाई डी टी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये हमारे पास आएगा। और सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। dx बाई डी टी वी नॉट स्क्वायर तो बाहर ले लो कॉमन, तो यहां पर वी नॉट होगा 1 माइनस ये वाला पूरा क्वांटिटी को वी नॉट स्क्वायर के साथ जो होगा उसको मैं लिख दे रहा हूं सी, सम कांस्टेंट सी बाई एक्स। सी का वैल्यू क्या होगा मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। सी जो है वो है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। यहां पर लिखने में छोटी सी गलती किया हूं, खैर आगे जाके मालूम नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तो ये है हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो आएगा तो dx बाई अंडर रूट 1 माइनस सी बाई एक्स that will be equals to minus v naught into dt. So what we have to integrate is क्या? Integral root x into dx by root over x minus c minus v naught into dt. ये हम लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। एट t इक्वल्स टू 0 x जो था दैट वाज इनफाइनाइट एंड एट t x इज x, ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। दिस इज द इंटीग्रेशन दैट हैज टू बी डन। एंड इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है मेरे ख्याल से x को क्यों ना हम पुट कर दे c सेक स्क्वायर थीटा, तो dx जो होगा 2c सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास आएगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन जो कन्वर्ट होगा, ठीक है, रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट सी, तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा, उसके बाद आ जाए रूट सी तो कटेगा ऊपर और नीचे उसी लॉजिक से आ जाएगा टेन थीटा, और यहां पर आ जाएगा 2c सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा माइनस वी नॉट इंटू टी। सो टेन इज गॉन, सो बेसिकली वी हैव टू इंटीग्रेट माइनस वी नॉट टी 2c इंटीग्रल sec क्यूब थीटा डी थीटा। नाउ ये वाला इंटीग्रेशन जो है दैट आई नो, इंटीग्रल sec क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था, यहां पर बाई पार्ट्स करके सॉल्व करना होता है। राइट इट एज sec थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, एंड फिर उसको करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है, दैट आई रियली नो। खैर उसमें अब इंटीग्रेशन का कॉम्प्लेक्सिटी है। बाकी ये वाला क्वेश्चन को जो बाकी जो मेन फिजिकल पार्ट है मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका है। सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स में मैंने करवाया था, ठीक है। जिन्होंने वो वाला चीज स्किप किया मैं फिर भी एक बार उन लोगों के लिए कर दे रहा हूं। इस पे पहले आई मानना होता है सेक थीटा इंटू, एंड लेट्स डू इट बाय पार्ट्स, ठीक है। तो सेक थीटा बाहर, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन दैट विल बी टेन थीटा माइनस सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा, ये आएगा। और इसको लिख दो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगेन,
अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगेन, तो मेरे पास आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। इसको वापस आई मान लो तो 2i मेरे पास आ जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ln ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एंड नाउ जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है i, इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो हमारे पास जो है सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा आई नो x बाई सी, और उसको यहां पर पुट बैक कर दो, यू विल गेट अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन x एंड t। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है। ठीक है, इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें फिजिक्स का इंट्यूशन डेफिनेटली एज सच कुछ भी नहीं है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट है, दोनों का मास जो है वो है m1 और m2। ये दोनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सवाल है दोनों पार्टिकल्स का स्पीड जो है वो हमारा कितना होने वाला है। अब सवाल यह है यहां पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। सिंपल जवाब, पहले भी इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं। ग्रेविटेशन का बाइनरी स्टार के साथ इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, Fe एंड Fe लाइक दिस। बट Fe जो है वो हमारा, दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं तो वो हमारा इंटरनल फोर्स है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा स्टेशनरी होगा। जो हमारा इंटरनल फोर्स होगा वो दोनों डेफिनेटली आपस में स्टेशनरी, वो हमारा स्टेशनरी होगा। राइट। सो दोस्तों, जस्ट लाइक बाइनरी स्टार, यहां पे भी बोल सकता हूं या नहीं, बोथ विल परफॉर्म circular motion about common center of mass. Both will perform circular motion about the common center of mass. तो सेंटर ऑफ मास हमारा स्टेशनरी होगा। बाय द वे, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो ये वाला फिगर को अगर मैं विड्रॉ करूं तो m1 यहां पर है और m2 यहां पर है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 से कुछ r1 दूरी पर होगा और m2 से कुछ r2 दूरी पर होगा। m1 वाला जो है वो R1 का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और M2 जो है वो हमारा R2 का सर्कुलर मोशन डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, तो कोई एक इंस्टेंट पे मान लो M1 यहां पर आ चुका है, तो सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रखने के लिए M2 को यहीं पर आना पड़ेगा। तो इक्वल टाइम में दोनों इक्वल एंगल ट्रैवर्स करेगा, तो इसका अगर ओमेगा होगा तो इसका भी ओमेगा उतना ही होने वाला है। दोनों का ओमेगा जो होगा वो डेफिनेटली हमारा सेम होने वाला है। नाउ सेंटर ऑफ मास के फंडे से हम जानते हैं जो R1 होगा दैट विल बी M2R बाई M1 प्लस M2, और R2 हम जानते हैं M1R बाई M1 प्लस M2। ये हमारा R1 और R2 का वैल्यू आएगा। दोनों में से किसी एक का फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आई एम राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड,
1/4πε0 capital Q small q upon r square, that will be equals to m1 omega square into r1, right? So हम क्या लिख सकते हैं? m1 into r1 इसका वैल्यू m1 m2 by m1 plus m2 ओमेगा स्क्वायर into r, that is equals to capital Q small q by 4πε0 into r square. तो जो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट m1 plus m2 by m1 m2 into capital Q minus of capital Q this by 4πε0 into r cube. ये हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आ चुका है. तो स्पीड अगर निकालने के लिए बोलेगा तो m1 का जो स्पीड होगा v1, that will be nothing but omega r1, और जो v2 होगा that will be nothing but omega r2. Pretty simple question, just like binary star. तो यहां पर भी मैं ट्राइनरी स्टार, क्वार्टरनरी स्टार, ये सारे सिस्टम जो है वो मैं यहां पर भी बना सकता हूं. ठीक है, चार्जेस वगैरह मुझे थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, बट अभी तो हम लोग केवल दो चार्ज को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं. एनी हाउ मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है जो ये वाला क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट? तो लेट्स सी, इसके आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं. अगला क्वेश्चन में क्या बोला है उस बात को समझते हैं. यहां पर एक हमारा लटकाने वाला पॉइंट है. नाउ यहां पर धागे से इसे उल्टा लटका हुआ है एक का चार्ज प्लस क्यू. इसका मास जो है वो है हमारा m. एक का दूसरा चार्ज जो है वो जमीन पे फिक्स है, और ये वाला चार्ज जो है दिस इज प्लस क्यू. ठीक है, और ये भी हमारा L पॉइंट पे है. ये वाला पॉइंट के अबाउट ये वाला चीज जो है सर्कुलर मोशन कर सकता है. इसके वर्टिकली नीचे जो है एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू. जी जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है. ठीक है, समझ में आया? राइट नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अभी ये सिस्टम जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है. फाइंड द कंडीशन फॉर विच दिस इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल वन फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस. अगर मैं ये वाला सिस्टम को एक स्मॉल डिस्टर्बेंस देता हूं तो यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होने का कंडीशन जो है वो हमारा क्या है. पहले मैं इसको थियोरेटिकली समझा देता हूं, उसके बाद हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे. मान लो मैंने इसको यहां पर हल्का सा थीटा एंगल से मोड़ा. यहां पर मैंने मोड़ा थीटा एंगल से फॉर वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस. तो यहां पर दो फोर्स हमारा लगेगा. एक तो हमारा mg लगेगा और दूसरा इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो हमारा लगने वाला है, एंड दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है,
ओके, नाउ ये है हमारा इसका डायरेक्शन, धागे का डायरेक्शन। यहां से एक टेंशन T लग रहा है। देखो फोर्स बैलेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेंशन मैनेज कर लेगा। फोर्स बैलेंस तो कोई इशू नहीं है, वो हमारा टेंशन T बैलेंस कर लेगा। अगर मैं mg और Fe दोनों को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं तो ध्यान देना, Fe का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रिंग के अलोंग और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, राइट। और mg का भी दो कंपोनेंट है, एक स्ट्रिंग के अलोंग और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ये वाला पॉइंट O पे नाम लेता हूं, ठीक है। अबाउट O अगर मैं एनालाइज करूं, जो Fe का कंपोनेंट है, ध्यान दो, इसको वापस ऐसे मोड़ना चाह रहा है, यानी Fe का रेस्टोरिंग टॉर्क है, हाँ कि ना। Fe का जो होगा वो हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क है, एंड mg इज ऑपोजिंग इट। mg का टॉर्क चाहता है वो उजाड़ जाए, और Fe का टॉर्क चाहता है जो वो चीज हमारा टॉर्क को रेस्टोर कर पाए। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क ड्यू टू Fe मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg। टॉर्क ड्यू टू Fe मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg। सबसे पहले ये वाले बात को हमें समझना है, ठीक है। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है। सबसे पहले हमें एक चीज निकालनी पड़ेगी, जो ये वाला एंगल अल्फा हमारा कितना होगा। दोस्तों ध्यान दो, ये हमारा L है और ये भी हमारा L है, तो ये अगर अल्फा है तो ये वाले ट्रायंगल पे ये भी अल्फा है। बट यहां पर हमारा थीटा है, और यहां पर ये वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो थीटा जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा। तो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 2 अल्फा। सबसे पहले इस बात को समझते हैं। ये वाला ट्रायंगल टक टक टक, एल एल, इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, क्योंकि एल एल लेंथ इक्वल है, और ये वाले लाइन पे ये थीटा है, तो ये सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स होगा। सो थीटा विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 2 अल्फा, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, ये अगर हमारा 2 अल्फा है, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो दूसरा कौन सा एंगल हमारा अल्फा है? ये वाला एंगल हमारा अल्फा है, ठीक है। और ये वाला वर्टिकल है, ये स्ट्रिंग है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी थीटा। सो टॉर्क ड्यू टू mg will be nothing but mg sin theta। mg का ये वाला कंपोनेंट, दैट इज mg cos theta, तो स्ट्रिंग के अलोंग है, इनटू l, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये वाला लेंथ प्रैक्टिकली 12 है। दिस इज l, दिस इज l, दिस इज प्रैक्टिकली 12, ठीक है। थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। प्रैक्टिकली ये लेंथ 12 है। अदरवाइज मन करे बहुत, तुम साइन रूल लगा दो तो भी उसका अप्रोक्सीमेट मारोगे 12 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबरदस्ती कैलकुलेशन मत करो। ये वाला जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12। तो Fe का जो वैल्यू होगा दैट Fe विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई 4l स्क्वायर। सो torque due to Fe will be Fe sin alpha into L।
Alpha is nothing but theta by 2. So this will be equals to Fe sin theta by 2 into L. ठीक है. अच्छा, theta is very small. Theta is very small. Therefore, capital Q small q by 16 pi epsilon naught L square. साइन थीटा को थीटा बाई 2 लिख दे रहा हूं. साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 इंटू एल मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी एल इंटू थीटा. थीटा थीटा इज गॉन, एल एल इज कट. सो जो हमारे पास कंडीशन आ रहा है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 32 mg pi epsilon naught into L square. This should be the condition जिससे हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होने वाला है. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक जो दोनों हमारे पास आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक बॉल जो है इसका मास है m और दूसरा बॉल को मैंने फिक्स कर दिया हूं यहां पर. ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है. ये दोनों एक स्प्रिंग के सारे, नॉन कंडक्टिंग स्प्रिंग के सारे जुड़ा हुआ है. ये वाला स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k, और जो हमारा नेचुरल लेंथ है वो है हमारा l. ठीक है. जब ये m हमारा SHM करता है, वहां पर उस SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट. अब दोनों के दोनों को मैंने चार्ज दे दिया प्लस क्यू. ठीक है. अब जो नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया है वो है ओमेगा डैश, और इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो आया है दैट इज इक्वल्स टू 2L. तो हमें ओमेगा डैश फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट. ठीक है. अच्छा, बिफोर SHM, बिफोर एनी चार्ज, सिंपल सी बात है, m इंटू ए इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स. तो ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू k बाई m. कोई चार्ज देने के पहले का जो ओमेगा नॉट था वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, आफ्टर चार्ज इज गिवन, जब मैं अब सिस्टम को चार्ज दे दिया, इन दैट केस क्या होने वाला है, लेट्स सी. इक्विलिब्रियम जो सेपरेशन है वो है हमारा 12. तो एक चीज तो हम लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी KL, क्योंकि स्प्रिंग का इलोंगेशन हमारा डेफिनेटली L का हुआ है. नेचुरल लेंथ अगर L है और इक्विलिब्रियम सेपरेशन 12 है, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा KL. दैट विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L का होल स्क्वायर. ये जो रिलेशन है, ठीक है, वो तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. अब मान लो मैंने इस पे फर्दर इलोंगेशन दे दिया x. ठीक है. एंड दिस इज फॉर x इज वेरी स्मॉल. बहुत स्मॉल के लिए ही यहां पर SHM होगा, वो हम प्रूफ कर सकते हैं और इवेंचुअली प्रूफ करेंगे. फर्दर इलोंगेशन मान लो मैंने दे दिया हूं x. ठीक है. अच्छा, सो अगर हम ध्यान दें यहां पर राइट नाउ इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. एक तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, और दूसरा हमारा स्प्रिंग फोर्स लगेगा. KL प्लस एक्स. ठीक है. तो जो नेट हमारा रेस्टोरिंग फोर्स आएगा KL प्लस एक्स माइनस FE,
क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस 2l का होल स्क्वायर, ये हमारा नेट रेस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मैं यहां पर लिख सकता हूं KL प्लस KX माइनस क्यू स्क्वायर, 12 मैंने बाहर निकाल लिया, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई 12 टू द पावर ऑफ -2। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ये मेरा नेट रेस्टोरिंग फोर्स होगा। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा अगर हम ध्यान दें, दिस विल बी इक्वल्स टू KL प्लस KX माइनस क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, एक टर्म ये आएगा, प्लस क्यू स्क्वायर X बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब, क्योंकि यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई एल। ठीक है, तो 1 वाला टर्म को मैंने यहां पर कर दिया, माइनस माइनस मेक्स इट प्लस, दिस टू टर्म्स आर गॉन। अच्छा, यहां पर x के प्रोपोर्शनल तभी आएगा अगर मैं यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर पाया तो, और उसके लिए x हमारा स्मॉल होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज डायरेक्टली हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू k प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब इंटू एक्स। गौर से ध्यान दो, k का जो वैल्यू है वो हमारा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब ही है, एंड सिंपली इसको मैं लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल्स टू 2k इंटू एक्स। सो सिंपल सी बात है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो A आ जाएगा, तो ओमेगा डैश जो आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 2k बाई m। तो सिंपली व्हाट वी कैन से इज ओमेगा डैश विल बी इक्वल्स टू √2 into omega naught. Omega dash will be simply equals to √2 into omega naught, right? तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा SHM का वो √2 टाइम्स हो जाएगा। x हमारा स्मॉल होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज यहां पर x के प्रोपोर्शनल आएगा ही नहीं। यहां पर बाइनोमियल अप्लाई हो पाने के लिए x का स्मॉल होना जो है वो डेफिनेटली हमारा रिक्वायर्ड है। और बाकी वो वाले रिलेशन से मैंने इसके वैल्यू k पुट कर दिया एंड a में जो आ रहा है दैट इज सिंपली 2kx। तो जो मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा √2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? ओके दोस्तों, तो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड दो बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी क्या बोला है। ये हमारा ग्राउंड है, इस डायरेक्शन में जी है, वर्टिकल डायरेक्शन में सेम वर्टिकल लाइन पे दो इक्वल मास के चार्जेस है Q1 और Q2। वो दोनों लाइक है या अनलाइक है मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दोनों को मैंने t इक्वल्स टू 0 पर हॉराइजेंटली प्रोजेक्ट कर दिया विथ अ वेलोसिटी ऑफ v0। ठीक है, ऑब्वियसली बात है दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कुछ लगेगा या फिर अट्रैक्शन लगेगा, बट अल्टीमेटली दोनों का कुछ मोशन हुआ और ये वाला जो नीचे वाला है वो किसी एक इंस्टेंट t0 पर जमीन को हिट किया। सवाल ये है उस वाले इंस्टेंट पे जो दूसरा वाला मास है वो जमीन से हमारा कितना हाइट पर होने वाला है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये हाइट निकालने वाला फंडा कहां से आता है? पहले एक चीज समझो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी इंस्टेंट पे मोशन के दौरान जो दोनों चार्ज होंगे
वो दोनों के दोनों चार्ज हमेशा सेम वर्टिकल लाइन पे होंगे ही होंगे, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है, ध्यान दो, वो इनिशियल इंस्टेंट पे हमारा वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और mg भी दोनों पे वाई एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, तो v नॉट जो है उस पर हाथ नहीं लगेगा। तो दो बात तो निश्चित है, जो v नॉट विल रिमेन सेम, और दोनों का वेलोसिटी क्योंकि हॉराइजेंटली सेम है, और जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या mg लग रहा है वो केवल y को डिस्टर्ब कर रहा है। बोथ ऑफ देम विल बी इन सेम वर्टिकल लाइन। दोनों के दोनों जो होगा वो हमारा सेम वर्टिकल लाइन पे होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सबसे पहले ये वाले बात दोनों का हम समझ लेते हैं, ठीक है। दोनों का हॉराइजेंटल स्पीड सेम है, तो t इक्वल्स टू 0 पे हॉराइजेंटली जो सिचुएशन होगा, t इक्वल्स टू dt पर भी वही सिनेरियो होगा, t इक्वल्स टू 2dt पर भी वही सिनेरियो होगा। तो हमेशा हॉराइजेंटली दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, सो बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे लग रहा है, मान लो Q1 और Q2 लाइक है, मान लेता हूं मैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कुछ इस तरीके से लगने वाला है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है, राइट। अब एक बात को समझो, क्या है, दोनों चार्जेस को अगर मैं एक सिस्टम ले लेता हूं, तो Fe जो है वो हमारा इंटरनल फोर्स है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन में कोई इफेक्ट डेफिनेटली नहीं हो पड़ने वाला है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन पे डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो होगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स प्लस इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स बाय द टोटल मास 2m, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली g से डाउनवर्ड एक्सीलरेशन के साथ चलने वाला है, ठीक है, राइट। अच्छा, ये v नॉट से प्रोजेक्ट किया हो हॉराइजेंटली, ये l डिस्टेंस पर जाके ये वाला चार्ज गिरा है, v नॉट पे तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू L बाई V नॉट। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू L बाई V नॉट, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो इतने टाइम तक सेंटर ऑफ मास हमारा डाउनवर्ड g एक्सीलरेशन के साथ गया है, तो अलोंग y अगर मैं एनालाइज करूं, तो सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ACM जो है वो g है डाउनवर्ड। तो जो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी हाफ ACM इनटू t स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का नेट y के अलोंग, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग नेगेटिव y। अच्छा, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का इनिशियल y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी mh1 प्लस mh2 बाई 2m, राइट।
So that will be simply equals to H1 plus H2 by 2. ठीक है, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास का फाइनल y कोऑर्डिनेट होगा, ये तो हमारा ग्राउंड पे आ चुका है, दूसरा वाला हाइट h पर है, so that will be equals to h by 2. तो इनिशियली y के अलोंग सेंटर ऑफ मास यहां पर था, फाइनली y के अलोंग सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डेल्टा y cm है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी h1 प्लस h2 बाई 2 माइनस h बाई 2, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस. तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, h1 प्लस h2 बाई 2 माइनस h बाई 2 हाफ g इंटू L बाई V नॉट का होल स्क्वायर. ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. सो 2 इज गॉन, तो h का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी h1 प्लस h2 माइनस g L बाई V नॉट का होल स्क्वायर. तो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग ये एक काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई फंडा ही नहीं था. बेसिकली हमें सेंटर ऑफ मास का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में बातचीत करनी थी. मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है. ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं सेंटर ऑफ मास पे भी करवाया था, यहां पर एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करवा दिया. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी. ओके दोस्तों, तो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है कैपिटल Q और एक स्मॉल q. ये दोनों बिड है जो ऐसे एल शेप के उसके थ्रू ऐसे एक एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है और एक जो है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है. ठीक है, दोनों हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में डेफिनेटली इंटरनल रिपल्शन लग रहा है. स्टार्टिंग में मैं दोनों को पकड़ रखा हूं. अब जी का कोई फंडा वगैरह नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है. ये जो डिस्टेंसेस है इनिशियल का दिया हुआ है, ये 2r है और ये r है. और ये वाला सिस्टम को अब मैंने अगर रेस्ट से रिलीज किया तो सवाल ये है, जब हमारा Q 2r पे पहुंच जाएगा तो कैपिटल Q जो है वो हमारा कहां पर पहुंचने वाला है, वो चीज हमें निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम कोई भी जनरल इंस्टेंट के फिगर को ड्रॉ करते हैं. कोई भी जनरल इंस्टेंट के फिगर को ड्रॉ करते हैं. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में बाकी इनके वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान देना दोनों का मास जो है वो हमारा इक्वल है. अनइक्वल मास के लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाएगा. लेट्स सी क्या बोला हुआ है. ओके दोस्तों, तो दिस इज अ जनरल इंस्टेंट सिनेरियो. यहां पर दोनों चार्ज है, कुछ वेलोसिटी के साथ जा रहा है. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है हमारा L, और इनका जॉइनिंग लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, सपोज दैट इज थीटा. तो दोस्तों ये अगर L है तो दिस इज L cos थीटा. तो ये वाले का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी L cos थीटा, 0, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0, L sin थीटा. ठीक है, नाउ पहले ये वाले बात हमें समझ में आ गया है. अब कोई भी इंस्टेंट पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को ये रिपेल करेगा, जिसके अंदर बिड और ये वाला जो ट्रैक है उसका नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो भी हमारा इस केस में I के अलोंग कंपोनेंट और इस केस में J के अलोंग कंपोनेंट जो है उसको खत्म कर डालेगा. जो हमारा काम का कंपोनेंट होगा दोस्तों ध्यान देना,
यहां पर केवल ये वाला काम का कंपोनेंट होगा और यहां पर केवल ये वाला काम का कंपोनेंट होगा. सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा. दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी एफ साइन थीटा. दिस विल बी एफ कॉस थीटा एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा. ठीक है. अच्छा, सो जो हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं आरसीएम वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? इसका एल कॉस थीटा है, इसका 0 है. सो एल कॉस थीटा बाई 2 आई कैप प्लस एल साइन थीटा बाई 2 इंटू जे कैप. सो दैट इज द सेंटर ऑफ मास लोकेशन. मान लो ये है हमारा सेंटर ऑफ मास किसी भी इंस्टेंट पे. दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ठीक है. एंड दिस विल गिव मी द आरसीएम वेक्टर. राइट. और जो हमारा एसीएम वेक्टर होगा, that will be f cos theta by m I cap, sorry 2m plus f sin theta by 2m into j cap. ठीक है, समझ में आया? So if we see RCM vector will be L by 2 cos theta I cap plus sin theta j cap, and ACM vector will be f by 2m cos theta I cap plus sin theta into j cap. So whatever be the constants, I don't care, but we can clearly see जो हमारा ACM वेक्टर होगा वो हमारा RCM वेक्टर का पैरेलल है. दोनों का मास इक्वल होने का मेन इंपॉर्टेंस इसी बात पे है. Whatever be the force, I don't care, RCM vector and ACM vector आर पैरेलल. तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका ओरिएंटेशन जो है वो डेफिनेटली हमारा नहीं बदलने वाला है. उसका ओरिएंटेशन जो है वो डेफिनेटली हमारा सेम रहने वाला है. सो दिस आरसीएम वेक्टर विल चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन. मतलब मैं ये बोल सकता हूं RCM cap is constant. The unit vector along the center of mass will remain constant. So now if I draw the figure initially and finally, so this is x and this is y. Initially ये हमारा 2r पे था, ये हमारा r पे था. तो this is 2r, दिस इज आर. सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी लोकेटेड था, आई डोंट केयर, उसका बीच में कहीं पर था. बाद में जब ये यहां पर आएगा तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है उसका यूनिट वेक्टर नहीं बदलना चाहिए. तो ध्यान देना ये दोनों लाइंस जो है वो हमारा आपस में पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो एक बार हमने पोजीशन डिसाइड कर लिए हैं वो लाइन हमारा अनचेंज रहेगा. दिस विल बी द इनिशियल सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी द फाइनल सेंटर ऑफ मास. सो दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल. वो तो होना ही पड़ेगा. अगर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हमारा अनचेंज रहेगा तो इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन जो है उसका आरसीएम के अलोंग ओरिएंटेशन नहीं बदल सकता है. सो दिस टू विल बी पैरेलल. So we can clearly see जो
ये अगर r से बढ़ के बन जा रहा है 2r, तो वाया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल दिस मस्ट बी 4r। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ऑफ कैपिटल Q, दिस विल बी सिंपली 4r, 0। एंड इसका और एक डायरेक्ट इंप्लीकेशन, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों अल्टीमेटली ओरिजिन पर ही साथ में कोइंसाइड करेगा, क्योंकि इन दैट केस ACM वेक्टर विल बी नेगेटिव टू द RCM वेक्टर, यानी ACM एंड RCM विल बी द टू अनलाइक वेक्टर्स। एंटी पैरेलल इज अ वेरी वेग वर्ड, एंटी पैरेलल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, एंटी पैरेलल कुछ होता नहीं है, बट दे विल बी द अनलाइक वेक्टर्स। तो सेंटर ऑफ मास का ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनली अगर हम ध्यान दें सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को अनचेंज रखने के लिए RCM वेक्टर हमारा ओरिजिन के थ्रू पास करता है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। तो एक टाइम पे एक पार्टिकल जब ओरिजिन पर पहुंचेगा उसी टाइम पर दूसरा पार्टिकल जो है ओरिजिन पर पहुंचेगा, तो दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली ओरिजिन पर पहुंचेगा। तो ना केवल r और 2r, कुछ भी हो, ये जितने टाइम में अपना पोजीशन को डबल करेगा ये भी उतने टाइम पे अपना पोजीशन को डबल करेगा, ये जितने टाइम में ट्रिपल करेगा उतने टाइम में ये भी ट्रिपल होगा। ये लाइंस जो होंगे वो हमेशा आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि RCM के जो डायरेक्शन है वो किसी भी हालत पर नहीं बदलना चाहिए। तो दो सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने देख लिए हैं। तो दो चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो कूलम्बिक फोर्स की कहानियां हैं वो मैंने काफी हद तक तुम लोगों को समझा सका हूं, ये मुझे उम्मीद है। काफी सारे अच्छे एग्जाम्पल लिए, वी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना लेवल को इंक्रीज किए। कुछ क्वेश्चन में मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जो था वो मेन था, कुछ क्वेश्चन जो था इट वाज मोर कंसेप्चुअल, बट मोटे मोटे तौर पे जैसा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक ब्रीफ आइडिया जो है वो डेफिनेटली यहां पर लग चुका है। तो दो चार्ज का सिस्टम को खत्म करने के पहले एक छोटा सा हमें काम कर लेना है, दैट इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। दैट इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, सो वेक्टोरियल फॉर्म के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? देखो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, जो हमारा स्टेटमेंट है उसको मैं केवल और केवल वेक्टर के फॉर्म में लिख दूंगा। तो मान लो ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, दो चार्ज है, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2। Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज से R1 वेक्टर, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज से R2 वेक्टर। तो हम Q2 के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं ड्यू टू Q1। सो इन दोनों को ज्वाइन करो, हम दोनों को पॉजिटिव मानते हुए करेंगे। दिस विल बी द F21 वेक्टर एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बी, उसका नेगेटिव जो होगा दैट विल बी F12 वेक्टर। ठीक है, ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा हमारे पास, ठीक है, दैट विल बी सिंपली R वेक्टर एंड दैट कैन बी रिटन एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर विल बी अलोंग R कैप, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F21 जो आएगा that will be 1/4 pi epsilon naught epsilon r, जनरल मीडियम के लिए लिख रहा हूं, Q1 Q2 by r स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन along r कैप, R कैप का जो वैल्यू होगा दैट विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय मॉड ऑफ
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो वेक्टोरियली अगर मैं लिखता हूं F21 वेक्टर दैट विल बी माइनस F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 R2 माइनस R1 का होल क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो दैट इज द वेक्टोरियल फॉर्म रिगार्डिंग द कूलॉम्स लॉ। इसका कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली वेक्टोरियल फॉर्म को बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। खैर एक आध क्वेश्चंस तो आएंगे बाद में वेक्टोरियल फॉर्म में। दो चार्ज के लिए हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्शन को खुद ही देख लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो हमारा 3 या 4 चार्जेस होंगे या मल्टीपल चार्जेस होंगे, वहां पे वेक्टोरियल फॉर्म का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। खैर मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। तो दो चार्ज के बीच में जितना भी कूलॉम्बिक फोर्स के बारे में चर्चाएं हैं वो इसके साथ ही हमारा समाप्त होता है। तो अब हम लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं, राइट।